ठीक है, आज अपने को पढ़ना है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, नहीं? ओके, देख फिजिक्स नो। देख इसके पहले मोशन था, वो मैंने पढ़ा दिया था। केमिस्ट्री में आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी आपका जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊं तो आपको इस चैप्टर में इतना सारा कुछ जानने को मिलेगा ना, आप मतलब उसको अगर याद रखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी दिन तक आपको काम आने वाला है। एक सेकेंड यार, ये ठीक है। चलो, तो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी कुछ सीखोगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखो नाम पहले हम चैप्टर को समझते हैं, ठीक है ना। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? कहोगे सर सबसे पहले हमें जो दिखा है वो है फोर्स। ठीक है, तो आपको फोर्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फोर्स किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं फिजिक्स के हिसाब से। जैसे आपके हिसाब से बल क्या है, आपके हिसाब से फोर्स क्या है? कहोगे सर मेरे हिसाब से फोर्स है सर अगर हम किसी भी चीज़ को ढकेलें, ठीक है, या किसी भी चीज़ को प्रेस करें या पुल करें, ठीक है, तो उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से फोर्स क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को, जैसे इस वॉल को मैं पुश करूं, ठीक है, या पुल करूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, इधर फोर्स लगाया। ठीक है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा है ना वो अलग कहता है। मतलब फिजिक्स तो ठीक है, अ पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है, वो तो फोर्स होता ही है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि जब आप पुश और पुल करो, ठीक है, तो वर्क डन, मतलब वर्क डन होने के लिए यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है और वो है उस ऑब्जेक्ट में एक्शन। मतलब अगर हम मोशन में होना चाहिए, मतलब अगर हम किसी में एक्शन पुश और पुल किए और वो मूव नहीं किया तो आपने वर्क डन नहीं किया है। ये वर्क डन का एक छोटा सा डेफिनेशन है जो कि फोर्स से रिलेटेड है। बट अभी हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं। भाई फोर्स क्या होता है? तो फोर्स का मतलब है सर अगर आप किसी चीज़ को पुश करिए या पुल करिए तो वो फोर्स कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से यही क्या है, फोर्स भी है। अच्छा, फिजिक्स कहता है कि हम लोग हर दिन, ठीक है, एवरीडे एक्शन जो हमारे होते हैं, हर दिन के जो भी हमारे काम होते हैं, वो सारे, उनमें सारी चीज़ें, मतलब आप कह लो उनमें फोर्स लगना ही लगना है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को पुल कर रहे हो तो भी आप फोर्स लगा रहे हो, किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो तो भी फोर्स लगा रहे हो, किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो तो भी मतलब वो फोर्स लगा रहे हो, किसी चीज़ को आप ट्विस्ट कर रहे हो, जैसे कपड़ा वगैरह ट्विस्ट करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को आप प्रेस कर रहे हो तो भी आप फोर्स लगा रहे हो। यानी आप जो एवरीडे लाइफ में जो भी एक्शन कर रहे हो वो सारा कुछ क्या है, फोर्स। ठीक है, वो सारा कुछ फोर्स है। आगे समझ में फोर्स क्या होता है? अब देखो ऐसा है कि किसी ने फोर्स को देखा है क्या? आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, नहीं देखा है ना। तो हम लोग ना फोर्स को नहीं देख सकते। जैसे हम लोग एयर को नहीं देख सकते, फील कर सकते, वैसे ही हम लोग फोर्स को भी देख नहीं सकते। तो कहोगे सर फोर्स को नहीं देख सकते तो कैसे पता चला कि फोर्स होता है? ठीक है, देखो फोर्स होता है ये हमें पता चला उसके एक्शन से, उसके इफेक्ट से। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ में फोर्स लगाएं और उसमें हमें इफेक्ट दिखा, उसमें चेंजेस आया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये पेन, ठीक है, ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मार्कर को इधर से दाब रहा हूँ, ऐसा करके प्रेस कर रहा हूँ दोनों साइड से। ठीक है, आप कहो, मैं अगर कहूँ कि देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, आप कहोगे सर कहाँ फोर्स लग रहा है, कोई कुछ तो चेंज नहीं आ रहा है इसमें। अगर आप इसको प्रेस करते और ये प्रेस हो जाता या इसके शेप एंड साइज़ में कोई चेंज आ जाता तो हम कहते हैं ना, तब आपको दिखता कि हाँ सर ने फोर्स लगाया है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पेन के कैप को खोल दूँ तो कहोगे हाँ सर आपने फोर्स लगाया और इसको खोला है। बट अगर मैं इसको नहीं खोलूँ और उसको कोशिश करूँ कि देखो मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये नहीं हो रहा, तो कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, आप इसको खोल ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि भैया फोर्स हमें तब पता चलता है जब हमें उसका इफेक्ट दिखे। ठीक है,
अब यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले है कि भाई ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकता है। कोई चीज़ अगर रेस्ट में है उसको आप चलाना चाहते हो, फोर्स लगा दो, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हो। जैसे बहुत तेज़ी से गेंद आ रहा है सामने से, आप क्या करोगे, कैच कर लोगे, स्टॉप हो गया, आपने फोर्स लगा दिया, बात ख़त्म, है ना। फिर कहते हैं फोर्स कैन चेंज द स्पीड। भाई फोर्स ना स्पीड को चेंज भी कर सकता है। आप बोलोगे सर स्पीड को चेंज कर सकता है, इसका एग्जांपल दीजिए। तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए पहला एग्जांपल आप रख लो, आप क्रिकेट का देखते हो, बैट्समैन, ठीक है, बहुत तेज़ी से बॉल आ रहा होता है, ठीक है, काफ़ी अलग एक स्पीड से आ रहा होता है और बैट्समैन कस के एकदम बैट घुमाता है एंड देन उस बॉल का स्पीड चेंज हो जाता है और तेज़ बॉल जो है वो निकल लेता है। हाँ जी, डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं फोर्स के मदद से, अगला वही था, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस ही बात है भाई, ठीक है, एक रबड़ लेंगे उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके शेप एंड साइज में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, सिंपल सी बात है, आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बोल रहा है भाई, देखो अब आप एक चीज़ जानो कि जो फोर्स होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं है बैलेंस और अनबैलेंस्ड होता क्या। आपसे एक सवाल है कि आप बताओ, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है या अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है? आपके नॉलेज के हिसाब से, अभी मैंने बताया नहीं है, बैलेंस्ड काम कर रहा है, नहीं, उल्टा होता है, अनबैलेंस्ड काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज़ बता रहे, देखो यहाँ जैसे मान लो ये एक टेबल है और इसके ऊपर मैंने एक वुडन ब्लॉक रखा है, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक का मास जो है ना वो m है, क्या है भाई, m है। इस वुडन ब्लॉक का मास क्या है, m है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने 2 तरह के फोर्स लगाए, एक मैंने पहली बार लगाया बैलेंस फोर्स और दूसरी बार में लगाया अनबैलेंस फोर्स। तो आप देखो बैलेंस फोर्स कैसे काम करता है। भाई बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने इधर से F1 लगाया है, ठीक है, और इधर से फिर कोई किसी और ने F2 लगाया है, ठीक है, तो F1 जो है ना वो F2 के बराबर होना चाहिए, F1 F2 बराबर होना चाहिए। मतलब जितना मैं इधर से लगाऊं उतना उधर से भी लगे, आगे समझ में। अच्छा, जितना ये अपना वेट धरती पे लगा रहा है, ठीक है, जिसको वेट कहते हैं भाई, ठीक है, उतना ही धरती भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, याद रखना इसको, नॉर्मल फोर्स। तो आप देखोगे कि वेट जितना ये लगा रहा है उतना धरती पे लगा रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या है, बैलेंस फोर्स है। अब मेरे को एक बात बता, ठीक है, ये पेन है, ये मार्कर है, मैंने बोला मैंने इसको इधर से भी फोर्स देना है, इधर से भी फोर्स देना है, और मैंने जितना इधर से देना है उतना इधर से भी देना है, सेम फोर्स देना है। अब ये मार्कर मूव करेगा क्या, नहीं ना करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड फोर्स है। यार बैलेंस फोर्स में ना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है, मतलब हाँ जी, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहे हैं। तो ये देखो मैंने पूरा फोर्स लगा रखा है इधर, बट ये मूव हो रहा है क्या, नहीं, मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो जो रेस्ट में हैं, जैसे ये सामने रखा बुक, ठीक है, ये सामने रखा डस्टर, ये मार्कर, ये सारा कुछ जो रेस्ट में है, इसका मतलब है सारे के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। जैसे ही किसी चीज़ के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा, वो अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा, यानी वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसके शेप एंड साइज़ में चेंजेस आने लगेंगे। आना समझ में। जैसे अगर मैं यही मार्कर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर रख करके और ऐसे मूव करवाऊँ, देखो ये मूव हो रहा है ना, क्योंकि मैंने इधर से फोर्स ही नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल, समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताएं आपको, एक चीज़ और बताते हैं आपको, पता है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता है, बताओ थोड़ा सा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और कहाँ पे लगता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन के अपोजिट में लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है। मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर लगेगा और ये लगेगा इस सरफेस पे, किस पे लगेगा, इस वाले सरफेस पे, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोई भी चीज़ को मूव करने से रोकना,
ठीक है। आपको पता है एक चीज़ बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, पैडल मारते हैं, आप देखते हो साइकिल से पैडल मारते जाओ तभी तक आप चल पाओगे। आप पैडल मारना छोड़ दो, यू विल गेट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, इस दुनिया में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगेगी, ठीक है। सबसे पहले बात है कि हम तो चल नहीं पाएंगे ठीक से, क्योंकि हम चलते भी हैं ना तो हम फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। आपको पता है, अगर आप एक बात बताओ, आप बर्फ़ पे कभी चले हो? बर्फ़ पे, स्नो पे चले हो, देखते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अनबैलेंस हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम जाता है, ठीक है। और अगर आप अच्छे से जूते पहनो, स्पाइक वाला एकदम, देखते हो जो होते हैं जो ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, वो उनका देखना शूज़ एकदम स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है। क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको ग्रिप चाहिए, ठीक है। वो जब चढ़ाई करते हैं तो उनको वो मतलब फिसले नहीं, उसके लिए वो एकदम ग्रिप वाला शूज़ पहनते हैं, ठीक है। हम लोग अगर नॉर्मल शूज़ पहन के चढ़ जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन ना हो इस दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, बहुत अजीब सी चीज़ें हैं या बहुत अनोखी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ये है कि हम लोग ठीक से चल नहीं पाएंगे। पहला चीज़ तो क्या हो गया, हम लोग चलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा ये है कि कभी आप पटना गए हो, ऐसे गया से पटना गए हो, ठीक है। आपको पता है अगर आप फ्रिक्शन यहाँ पे ना हो तो आप एक पैडल साइकिल पे बस एक पैडल मारो और आप पटना निकल लोगे, आप पटना पहुँच जाओगे। सोचो एक पैडल मारने से सिर्फ, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कोई आपको रोकेगा ही नहीं, आप आराम से चलते चलोगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा चीज़ बता दिया। बन रहा है पूर्वा? कौन सा प्रॉब्लम है बोल, दिखा। ओके, इफ़ 5/7 ऑफ ए नंबर इज 6 मोर देन 1/3 ऑफ ए नंबर। हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या बोल रहा है, 5/7 ना, 5/7 ऑफ अ नंबर विच इज़ x इज़ 6 मोर दैन, ठीक है, 1/3 ऑफ अ नंबर। देन फाइंड द नंबर, फाइंड अ नंबर हुज डबल इज़ 27 ग्रेटर दैन इट्स हाफ, ठीक है। फाइंड अ नंबर हुज डबल इज़ 27 ग्रेटर दैन इट्स हाफ। हो गया? आया समझ में? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। अनबैलेंस मैंने बता दिया, बैलेंस भी मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जांपल बताऊं कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स के। जैसे आपका हो गया फोर्स ऑफ पुश, जैसे जिसको आप ढकेल रहे हो, दैट इज़ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, वो भी लगता है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखते हो आप कोई भी चीज़, इस मार्कर को ऊपर फेंको, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। फिर है फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, जो रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड होता है, ठीक है, वो भी मतलब ये बता रहा है कि आपको 4 तरह से आप फोर्स लगा सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक टेबल पे रखा हुआ है। यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है कहीं पे रखा हुआ है, उसका मतलब है उस पर 4 तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। वो फोर्स इस तरीके से है, एक आप लगा रहे हो वो फोर्स है, एक जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है जो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 4 फोर्स हो गया, एक वेट हो गया इसका, और एक जो कि नॉर्मल ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, और एक हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हाँ जी, अब आ गए हम लोग दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसको पढ़ने में हर किसी को मन लगता है, और वो है क्या है भाई? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दुनिया का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जिसको हर कोई पढ़ना चाहता है, और जब पढ़ता है तो काफ़ी मज़े से पढ़ता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें आपको 3 लॉज पढ़ने। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं भाई? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले लॉ को, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ
इनर्शिया। अब आप पूछोगे सर इनर्शिया क्या मतलब होता है? कॉमन सी बात है सर, पहली बार आया है नाम, बता दो क्या होता है। देखो इनर्शिया का मतलब होता है ना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच if a body wants to be in rest it will remain in rest, and if a body will if a body wants to be in motion it will remain in motion unless any external force applied on it। ठीक है, कहने का मतलब ये है भैया, इनर्शिया का मतलब होता है कि ये एक तरह का प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट में होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इस मार्कर के अंदर भी इनर्शिया है। ठीक है, इनर्शिया नाम का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब गुण। ठीक है, जैसे होता है ना हमारे अंदर भी गुण होते हैं, हमारे अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कोई बहुत स्मार्ट होता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेता है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर लेता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो उसी तरीके से इस मार्कर के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इस इनर्शिया के हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो इसके अंदर है, ये क्या कर सकता है। जैसे जिसको मान लो किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो पेंटिंग कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी, इस इनर्शिया नाम के प्रॉपर्टी से ये क्या कर सकता है, तो ये एक काम कर सकता है। पता है क्या कर सकता है, इसको अगर आप कहीं पर रख दो ना, इसको अगर आप कहीं पर रख दो, ठीक है, और उसको आप 10 साल बाद आओ देखने, वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको कहीं से कहीं मूव कर दो या मूव करवाओ, ठीक है, तो ये मूव करता रहेगा। अगर आप इसको मूव करवाओ तो ये मूव करता रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको ले जाके वो यूनिवर्स में फेंक दूँ, यूनिवर्स में ले जाके छोड़ दूँ, वहाँ पे तो कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी है भाई, है ना। तो देखो अगर मैं इसको रोकूँ नहीं और ऐसे करके डाल दूँ पेन हवा में, तो वो हवा में चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, जब तक इसको कोई क्या करे, रोके नहीं। आ रहा समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब बस इतना है कि सर लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसको कोई दूसरा या एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे, तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहेगा। अगर रेस्ट वाले स्टेट में तो रेस्ट वाले में रहेगा, और मोशन वाले स्टेट में तो मोशन वाले स्टेट में रहेगा। आगे समझ में? अब आ जाओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से न्यूटन ने ये कहा है कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्टर्ब ना करे तब तक। मतलब आपने जो लॉ ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़ा वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। बेसिकली दोनों सेम ही है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? बढ़िया। ओके, अगला है अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, इसका जो लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बोला ना, इसका पूरा नाम है गैलीलियो। हाँ जी, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, यहाँ पे ई होगा। ये इसलिए क्योंकि गैलीलियो ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। ठीक है, अब उसी में मॉडिफाई करके न्यूटन ने कहा दिया भैया ये पहला न्यूटन लॉ है। समझ में आ रहा है? यानी आप जो फिजिक्स में पढ़ रहे हो आज ना, उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना गैलीलियो का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन गैलीलियो बहुत पुराने थे, बहुत पहले के थे। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि उनकी बातों पर उस टाइम पे कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, साइंस को नहीं मानते थे। वो किसको मानते थे सर? वो सिर्फ नेचर को मानते थे। ठीक है, मतलब वो मतलब कहते हैं ना गॉड को मानते थे, और वो मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें देखते थे। ठीक है, उन्हीं को धर्म पे विश्वास करते थे, वो साइंस उनके लिए कुछ नहीं था। तो गैलीलियो ने बहुत सारी बातें कही जो कि उस टाइम पे देखा जाए तो बहुत सही था, मतलब सच था सारी चीज़ें। जैसे उन्होंने वो मैं आपको गैलीलियो को एक कहानी बताता हूँ। गैलीलियो एक मतलब वो पहले इंसान थे, ठीक है, जिन्होंने ये किया कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे ना, आप भी अगर देखो, अगर आप छत पर जा करके देखो तो भाई सन राइजेज इन द ईस्ट एंड
सेट ऑन द वेस्ट, ठीक है। तो आप देखना कि आपको लगेगा देख करके कि जो सन है ना वो मूव कर रहा है, ऐसा लगता है कि भैया सन इधर था, ईस्ट में था, वो ऐसा 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 गया और वेस्ट में जाके मूव कर गया, ठीक है। आपको ऐसे ही लगता है देखने में, पहले के लोग भी यही मानते थे कि भैया सन जो है ना वो मूव करता है और अर्थ मूव नहीं करता है, और सन को लोग क्या करते हैं, भगवान मानते थे, आप भी मानते हैं, ठीक है। हुआ क्या, गैलीलियो ने कहा, मतलब गैलीलियो वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये कहा नहीं भैया सन मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, मूव अर्थ करता है, वो भी सन के चारों ओर। हम लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा है ना, ठीक है। तो देखते हो सन बीच में रहता है, बाकी सारे प्लैनेट क्या करते हैं, उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो बातें हैं ना ये लोगों को पसंद नहीं आई, ये जो बातें हैं वो लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि वो उनको भगवान मानते थे, ठीक है। तो इसको लेकर के गैलीलियो क्या किया गया, मार दिया गया, जहर दे दिया गया। हाँ मतलब अब कॉमन सी बात है ना, किसी के कोई भगवान के बारे में बोलेगा तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो वही बात है कि गैलीलियो ने बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है, बहुत सारे साइंस में उन्होंने मतलब डिस्कवर किया, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ रिसर्च किया, ठीक है, लेकिन उनकी बातें उस टाइम पे कोई नहीं सुनता था, ठीक है, और उनकी बातें उस समय एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि लोग उतना एडवांस नहीं हुए थे। लेकिन न्यूटन जब आए, ठीक है, तो न्यूटन ने गैलीलियो के सारे रिसर्च को, थीसिस को पढ़ा, ठीक है, उनके ऊपर और ज़्यादा अपना रिसर्च किया एंड देन ही विल गिव द कंक्लूजन, और दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया बिकॉज उनके पास लॉजिक था, ठीक है, वो प्रूव कर पाए ये सारी चीज़ों को। आगे समझ में, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। देखो आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे आपके घर में कोई जैकेट है या शर्ट है या कोट है या स्वेटर है, काफ़ी दिन से कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उस जैकेट को ऐसे लिया और ऐसे पीटा, भाई धूल जम गया ना उस पर, ऐसे हम लोग झाड़ते हैं ना, ठीक है, तो आप देखना वो सारे डस्ट ना नीचे आ जाते हैं, होता है, वो डस्ट हट जाता है उसके ऊपर से, ऐसे मतलब सिर्फ पीटने से वो सारे डस्ट क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई, ठीक है। या फिर आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, कभी आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन रुका हुआ था, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होता है पीछे की तरफ, ऐसा कभी मूव में लगा आपको कि ट्रेन पे बैठे हो आराम से, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट हुआ, आपको एक बैक वे में क्या हो गया, आप झुक गए, ठीक है, बेंड हो गया आप। लेकिन और ये भी होता है कि आप कभी चल रहे हो ट्रेन के साथ साथ, मतलब ट्रेन में बैठे हो आप और ट्रेन चल रही है और उसने ब्रेक जैसे ही लगाया आपको आगे की तरफ, एग्जैक्टली, ठीक है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं जितना भी एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, या मैं अगले क्लास में करके दिखा दूँगा। क्या करना है, घर में ग्लास लेना है, ठीक है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, ग्लास में पानी रखो, कार्डबोर्ड रखो और एक कॉइन रखो। जैसे ही आप उस कॉइन कार्डबोर्ड को ऐसे फ्लिप करोगे वो कॉइन ग्लास में गिर जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा भाई, वो हुआ ये लॉज के कारण, ठीक है, इस लॉ के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखो इस लॉ के हिसाब से जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहेगा। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, पहले आता है कोट वाले पे, ठीक है। कोट में क्या था, कोट में जो डस्ट पार्टिकल था वो रेस्ट में था, वो चाहता है किस में रहना, रेस्ट में रहना, बट आपने पीट दिया उसको, उस कोट को पीटा, क्या हो गया, बोलोगे सर क्या हो गया, मैंने कोट को मोशन में करा दिया, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल किस में था, रेस्ट में, और वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो वो कोट से क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब जैसे ही मैंने पीटा कोट पीछे गया और वो डस्ट पार्टिकल नीचे आ गया। आगे समझ में, तो ये हो गया। दूसरा आ जाओ, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ट्रेन वाला। ट्रेन में आप बैठे हो, रेस्ट में हो, ट्रेन भी रेस्ट में था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन अचानक से मूव कर गया। ट्रेन क्या हो गया, मूव कर गया और हम पीछे की तरफ चले गए। क्यों भाई, क्योंकि हमारा बॉडी चाहता था रेस्ट में रहना, हम रेस्ट में थे ना, हमारा बॉडी चाहता था रेस्ट में रहना, लेकिन हुआ क्या, अचानक से मोशन आ गया, तो भैया हमारा बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहता था ना, तो हम पीछे हो गए उस कारण से, ठीक है। अच्छा, ट्रेन जब चल रही होती है हम उसके अंदर बैठे होते हैं, हमारा बॉडी मोशन में होता है, ट्रेन भी मोशन में होता है, बट ट्रेन रुक गया और हमारा बॉडी क्या चाहता है, मोशन में रहना, तो हम चलते चलेंगे, और चलते चलेंगे का मतलब आगे, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको जो बताया वो कॉइन वाला, वो सेम है, भैया कॉइन रहना चाहता है रेस्ट में, क्योंकि वो रेस्ट में था, और मैंने उसके नीचे कार्डबोर्ड को ऐसे करके स्टक किया, कार्डबोर्ड में मोशन आया, वो निकल लिया, लेकिन कॉइन रेस्ट में रहना चाहता था, वो कहाँ जाएगा, अंदर। वो भी मोशन में रहता तो कार्डबोर्ड के साथ निकल जाता, लेकिन वो मोशन में नहीं रहना चाहता, वो पहले रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता था। आ रहा समझ में,
तो ये सारी एग्जाम्पल मैंने जितने भी बताई हैं आपको, वो सारे के सारे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया डिपेंड होता है उसके मास के ऊपर, यानी कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड होता है। आप बोलोगे सर क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? देख भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा, मान लो एक छोटा सा खिलौना है, कार वाला खिलौना है, छोटा सा खिलौना है, ठीक है, उसका मास कम है, ठीक है, उसमें इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। इनर्शिया कम होने का मतलब वो रेस्ट में रहेगा, तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में होना चाहिए तो मोशन में होना चाहिए। तो ये तो इनर्शिया का डेफिनेशन हुआ। तो मास और इनर्शिया एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ये भी बोल सकते हो। देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा दूँ क्या है इसका मतलब। जैसे आप मेरे को बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और 1 किलो का है, ठीक है, उसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा कि कम इनर्शिया होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 किलो का है, ठीक है, उसमें इनर्शिया कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें अगर उसको हमको मूव करवाना है, ठीक है, तो वो आराम से मूव हो जाएगा ना, उसमें कम फोर्स लगेगा, आराम से मूव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जहाँ मान लो एक गाड़ी है, बड़ा सा एक गाड़ी यहाँ पे खड़ा है और मेरे को उसको मूव करवाना है, तो मेरे को ज़्यादा फोर्स चाहिए ना। क्यों ज़्यादा फोर्स चाहिए? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। वो ज़्यादा देर तक चाहेगा कि हम रेस्ट में रहें, ठीक है, या ज़्यादा चाहेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर छोटा सा खिलौना है, ठीक है, आप चाहोगे तो उसको आराम से मूव भी करवा दोगे, ठीक है। क्यों भाई मूव करवा सकते हो? क्योंकि सर उसका इनर्शिया कम है ना, मास कम है, इनर्शिया कम है, तो हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब एक ही बात है इसका कि अगर हमें छोटी चीज़ें या छोटे मास को डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब मतलब हाँ जी मोशन में लाना है, तो हमें कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने में ज़्यादा दिक्कत लगेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। चलो, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता ही दी उसमें। अब आपको क्या करना है, आपको अपने से इसके बारे में पढ़ना है। आज मैंने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताया है, गैलीलियोस फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया बताया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसके बारे में आपको खुद से एक बार पढ़ना है आज। और इसके बाद है हमारा टॉपिक मोमेंटम, क्योंकि हमारा न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, वो मोमेंटम पे डिपेंड है। तो अगला जो टॉपिक है मोमेंटम, उसको पढ़ने से पहले आप ये वाला फर्स्ट लॉ क्लियर रखोगे, ठीक है। अभी टाइम है, सो स्टार्ट रीडिंग। अभी कुछ चीज़ें देखो, एग्जाम्पल्स देखो, बिकॉज एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, ठीक है। उसके अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट हम लोग साइंस क्लास में मोमेंटम, सेकेंड लॉ, ये सारा कुछ पढ़ेंगे।